तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्रीवियसली कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमने देखा था और उसकी ड्रॉबैक्स हमने देखी थी। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे वाला मॉडल, नील्स बोहर का मॉडल, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू नील्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी। क्या ड्रॉबैक्स थी कि वो एटम के मॉडल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसने कहा था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होता है। क्योंकि अपने को पता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में डंप हो जाना चाहिए और न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और भी कुछ इसकी ड्रॉबैक्स थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने अपना एक मॉडल दिया और ये मॉडल मेनली 2 डेवलपमेंट्स पर बेस्ड था, 2 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर बेस्ड था। सबसे पहला, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। सबसे पहला है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ड्यूअल नेचर से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है रेडिएशंस क्या होती है। रेडिएशंस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ट्रांसफर बोथ मीडियम एंड वैक्यूम। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें 2 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रो पार्ट्स और मैग्नेटिक पार्ट्स। ठीक है। ऐसी रेडिएशंस जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट, उसमें अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहेंगे। ठीक है। इसकी क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, आप इससे समझ सकते हो। सबसे पहले जेम्स मैक्सवेल था, उसने बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करता है। ये किसने बताया, मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी को भी डिस्क्राइब किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सवेल का है। ठीक है। तो आखिर देखें पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो ओसिलेट होता है। ओसिलेट का मतलब है कि किसी पॉइंट के वन साइड और अनदर साइड एक फिक्स टाइम में वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो उसके ओसिलेशन की वजह से 2 टाइप्स ऑफ फील्ड जनरेट होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। यहां से 3 एक्सिस है अपनी, ये फर्स्ट एक्स एक्सिस, इसको आप कह दो y एक्सिस और थर्ड हो जाएगी आपकी z एक्सिस। इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है।
यहाँ पर आपकी जो वेव्स है वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव अपनी जेड एक्सिस के अलोंग है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि एक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। सेकंड चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है कि हमेशा वाई एक्सिस पर ही रहेगा। इनकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर है तो कभी कहाँ आ जाएगा वाई पर। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड एक्स पर है तो कभी कहाँ चला जाएगा वाई पर। लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो ऑलवेज कितना रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी है और हमेशा इनकी डायरेक्शन के जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर अपन पॉइंट आउट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक को। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट में अपन नियम भी कह देते हैं इनको। ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव्स के परपेंडिकुलर भी होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू each other and also perpendicular to direction of propagation of वेव्स। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, अनलाइक साउंड वेव्स, साउंड वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। यदि मीडियम नहीं है तो साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगी। यदि हम कमरे में बोल रहे हैं और वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं है तो अपनी आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर के लिए मीडियम की आवश्यकता अपने को नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी प्रोपेगेट हो सकती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकती है। तो अपना सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स do not require any medium to transfer from one point to another। तो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ऐसा नहीं है कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डिफर इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। क्यों डिफर हो जाती है? क्योंकि उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves which differ to each other in wavelength और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर टू टर्म्स आ रही है, एक तो वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी। ये दोनों अपने लिए, यदि अपन वेव को पढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एक और टर्म है वेव नंबर, ये तीनों हमारे क्लियर होने चाहिए। तो देखते हैं अपन वेवलेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सबसे पहले देखें वेवलेंथ। वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, इसका साइन है लेमडा। देखिए वेवलेंथ क्या होती है, ये आपकी कोई वेव है, ये कोई वेव है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इस वेव में टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट या टू कंटिन्यूअस डेप्थ, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा आपका जी। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट ले लो इसमें, जैसे फर्स्ट बी और उसके बाद आ गया आपका एफ, तो बी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी इस वेव्स की वेवलेंथ कहलाएगी। या टू कंटिन्यूअस डेप्थ ले लो, जैसे आप ले लो डी और इसके बाद क्या आएगा आपका जी, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ लैम्डा कहलाएगी। दोनों इक्वल है, चाहे आप टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट ले लो चाहे आप टू कंटिन्यूअस डेप्थ ले लो, लेकिन याद रखना है अपने को कंटिन्यूअस लेना है। ऐसा नहीं है कि अपन ने बी और बी के बाद कोई नेक्स्ट वाला अपन ने क्रेस्ट ले लिया तो वो उसकी वेवलेंथ नहीं होगी। कंटिन्यूअस क्रेस्ट या कंटिन्यूअस डेप्थ, इनके बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है। अपन बात करें यूनिट, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, जो कि डिस्टेंस है और डिस्टेंस की अपनी ऐसा ही यूनिट होती है मीटर। तो बिल्कुल सही है, वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है, लेकिन चूंकि मीटर काफी बड़ी यूनिट है, इसको छोटा करने के लिए हम इसको वेवलेंथ को जनरली हमारी कैलकुलेशन में और मैक्सिमम जगह हम इसको एंगस्ट्रम में नापते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर और जनरली इसको अपन किसमें नापते हैं, एंगस्ट्रम में। एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट in a waves is called wave length lambda। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको डिनोट करते हैं अपन, एक स्पेशल साइन है आपका, इसे कहते हैं न्यू। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को अपन डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। यदि कोई थिंग्स बार बार यदि रिपीट हो रही है तो उसकी रिपीटिशन की जो क्वांटिटी है उसको अपन क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अपन वेव के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एक सेकंड में, इस सेकंड में कितनी वेव जो किसी पॉइंट से ट्रांसफर हो रही है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कोई भी जो वेव है, आप उसमें कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी भी वेव जो ट्रांसफर होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं, नंबर ऑफ वेव्स ट्रांसफर in 1 second at a given point is called frequency। ठीक है, इसको हम हर्ट्ज में नापते हैं। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था, ठीक है, तो उसके नाम पर इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई है। इसकी यूनिट है हर्ट्ज। ठीक है, एक जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। थर्ड माना है आपका वेव नंबर। इसे हम न्यू पावर से डिनोट करते हैं। जनरली आपको जो वेव्स मिलेगी वो या तो लैम्डा में मिलेगी या न्यू में मिलेगी, लेकिन कभी कभी अपने को वेव नंबर भी मिल जाती है, तो अपने को पता होना चाहिए वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर होता है आपका यूनिट लेंथ से, किसी यूनिट लेंथ में जितनी वेव्स होती है वो वेव नंबर कहलाती है। ठीक है, यूनिट लेंथ आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 मीटर ले सकते हो, 1 फीट ले सकते हो। तो किसी यूनिट लेंथ में जितनी वेव्स होती है वो वेव नंबर कहलाती है। नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, जैसे अपन कहते हैं मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, डिपेंड करता है आपकी लैम्डा की यूनिट आप कौन सी ले रहे हो। ठीक है, यदि अपन फॉर्मुलेशन की बात करें तो वेव नंबर न्यू बार लैम्डा का अपोजिट होता है। रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अपने क्लियर होनी चाहिए, स्पेशली वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये अपनी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन ने कहा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डिफर इन वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, तो यदि हम डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज करें तो अपने को एक स्ट्रिप मिलती है, और इस स्ट्रिप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें तो अपने को एक स्ट्रिप मिलती है, अपने को एक बैंड मिलता है जिसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं वो है आपका रेनबो। रेनबो में आपको 7 कलर दिखाई देते हैं, वो 7 कलर उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। तो आपका वेवलेंथ भी एक स्पेक्ट्रम है, लेकिन वो कंप्लीट स्पेक्ट्रम नहीं है, वो कंप्लीट स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। यदि हम स्पेक्ट्रम को जनरल वेव में, जैसे हम वेवलेंथ के बढ़ते ऑर्डर में यदि जमाए हम इसको, तो सबसे पहले आपकी इसमें वेवलेंथ में आती है सबसे पहले गामा रेंज।
गामा रेज, इसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी, और ये छोटी सी स्ट्रिप में बना रहा हूं, ये क्या है बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपकी आईआर आती है, ठीक है। इसके बाद आपकी रेडियो वेव्स आती है। रेडियो वेव्स में कई पार्ट होता है, एफएम है, एएम है, लॉन्ग रेडियो वेव्स है, ठीक है। ये जो छोटा सा पार्ट है ना आपका, ये आपका है विजिबल। अपनी लाइट में हम केवल इसी पार्ट्स को देख सकते हैं। हम एक्सरे, गामा रे, यूवी, आईआर, रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते। हम केवल विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकते हैं। इसमें 7 कलर होते हैं। ये हमने वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है। इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है लैम्डा, और इधर जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। विजिबल की यदि हम बात करें तो जो आपकी विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। आपका जो रेनबो होता है वो वेवलेंथ की इस रेंज में होता है, ठीक है। तो यदि हम इनको ऐसे अरेंज करें तो अपने को जो स्ट्रिप मिलेगी उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनके डिफरेंट यूज है। जहां पर अपने को ज्यादा पेनिट्रेशन पावर चाहिए वहां पर हम गामा रे, एक्स रेज को यूज करते हैं। लेकिन जहां पर अपने को वेव्स को ज्यादा दूरी तक सेंड करना, ज्यादा डिस्टेंस तक अपने को ट्रांसफर करना है, तो हम वहां पर रेडियो वेव्स यूज करते हैं। क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए ये बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े जो बैरियर है उनको भी क्या हो पार कर जाती है। तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो इसकी जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यदि हम वैक्यूम में ट्रांसफर करें तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे उसकी कोई सी भी वेवलेंथ हो, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो, कोई सी भी वेव नंबर हो, सबकी स्पीड एक जैसी होती है। ऑल मैग्नेटिक वेव्स और स्पीड ऑफ ऑल मैग्नेटिक वेव्स इज सेम इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ ऑल मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज सेम इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब वहां कोई मीडियम नहीं है। तो कितनी होती है ये स्पीड? ये स्पीड होती है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो अपनी लाइट की स्पीड है। लाइट भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। तो वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है? 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे हम c से डिनोट करते हैं। c = 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी भी पार्टिकल के लिए ये हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड है, जो स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है। मैक्सवेल ने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में एक रिलेशन दिया था। रिलेशन था c = न्यू लैम्डा। यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, c/u। ये रिलेशन दिया था मैक्सवेल ने। इससे हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनके बीच में रिलेशन